हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है समर्थ क्लासेस। इसमें मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने जो पिछले चैप्टर में कुछ नई टर्म्स पढ़ी थी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रजिस्टर, उसी से रिलेटेड जो टर्म्स रह गई थी वो देखेंगे और उसके आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को भी समझेंगे। तो हम पहले देखते कंडक्टेंस क्या है। तो जो रेजिस्टेंस था, पहले हम उसको रिकॉल करेंगे कि रेजिस्टेंस था आर। तो रेजिस्टेंस वो होता था जो करंट किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करता था। पर जो कंडक्टेंस है उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जो रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। जो रेजिस्टेंस था वो अपोज कर रहा था और कंडक्टेंस क्या है कि जो करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ईज दे रहा है, मतलब आसानी से फ्लो होने दे रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वही कंडक्टेंस होता है। और जो कंडक्टेंस होता है उसको हम G से दर्शाते हैं और G इजिकल्स टू 1/R हम लिखते हैं। G इजिकल्स टू 1/R हम लिखते हैं। ठीक बच्चों। अच्छा, अब SI यूनिट क्या होती थी रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती थी ओम। अब जब 1 रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे उस जो कंडक्टेंस है उसकी SI यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या हम ओम इनवर्स को लिखते हैं मो, या फिर हम लिखते हैं सिमंस। ठीक बच्चों। अब कंडक्टिविटी देखते हैं। हमने वहाँ रेजिस्टिविटी देखी थी। तो जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, जो रेजिस्टिविटी को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जब रेजिस्टिविटी को मतलब हम जब कंडक्टिविटी निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी जो कि हम रो से दर्शाते हैं, तो उसको जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जब हम उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, जैसे ये है 1/रो, जो कि रेसिप्रोकल हो गया है क्योंकि पहले तो रो था, तो हम उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। जब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम मीटर। तो अब यहाँ इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की। अब हम इसको मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, सिमन मीटर इनवर्स, जो कि यहाँ आपको लिखा दिख रहा होगा। ठीक बच्चों। अब हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को कैसे लिखते हैं। ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो ओम्स लॉ को कैसे लिखेंगे? तो ओम्स लॉ देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो हम पहले मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है E। ठीक। और किसी कंडक्टर में है और वो कंडक्टर की लेंथ है L। किसी कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E है और उसकी लेंथ L है। ठीक। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड्स के अक्रॉस, ये दोनों एंड्स के अक्रॉस, वो V मान लेते हैं। और हमने देखा था पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपने सबने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब रिलेशन निकालते हैं तो वो V इजिकल्स टू E इंटू डी आता है। वो उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा V इजिकल्स टू EL। L जो लेंथ है कंडक्टर की, E जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। हमने अभी यहाँ पे जो देखा है वो हम उसको एक तरफ लिख लेते हैं। हमने अभी पीछे देखा था V इजिकल्स टू EL। ठीक। अब जब हम ओम्स लॉ को देखते हैं तो V इजिकल्स टू IR आता है। ठीक। तो जो V इजिकल्स टू IR आता है, तो जब हम EL और IR को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा EL इक्वल्स टू IR, जो हमने अभी जो आप अभी ये लिखा देख रहे होंगे
EL इजिकल्स टू IR। और आप सभी को पता है कि R का क्या फॉर्मूला होता है, R इजिकल्स टू रो L बाय A होता है। रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये आप सभी को पता है। तो हम अभी यहाँ हमने उसकी वैल्यू को रख दिया इसमें, तो ये हो गया EL इजिकल्स टू I रो L बाय A, और ये L से L मर गया। तो अब क्या बचा, E इजिकल्स टू I रो बाय A है। अब और अब जो क्या बचा, E इजिकल्स टू I रो बाय A। अब जब हम देखते हैं इस फॉर्मूले में, तो जो I बाई A है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। उसको मैंने वेक्टर लगाया क्योंकि वेक्टर होता है वो करंट डेंसिटी होता है। तो हम E इजिकल्स टू I बाय A रो की जगह लिख देंगे E इजिकल्स टू J रो। हमने वेक्टर में इसलिए लिखा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म आ गया है, ठीक। अब देखते हैं एक बार फिर से, क्या है, E इजिकल्स टू E वेक्टर J वेक्टर इंटू रेजिस्टिविटी रो, ठीक। अब हमको पता, जब हम रेजिस्टिविटी को जूम करूंगा मैं, जब हम रेजिस्टिविटी को शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है उसको हम जब इधर ले जाएंगे तो वो अपॉन में आएगी, और वो जब अपॉन में आएगी तो 1 बाय रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी, तो वो हो जाएगा करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वेक्टर, ठीक। ये है वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का। अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होती है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी की रेंज इसके ये है वैल्यू, तो वो किस रेंज में आ रहा है और वो कौन सा मटेरियल है, वो क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर हमारा लास्ट चैप्टर है, वो आप जब उसमें जाओगे तो सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी हम देखते हैं कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी की रेंज है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक, ठीक। रेजिस्टिविटी की रेंज है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। और इंसुलेटर की रेंज है 10⁻⁴ ओम मीटर से ज़्यादा, ठीक बच्चों। और जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें वो दोनों का कंबाइन हो जाएगा, तो दोनों की रेंज कंबाइन होके आ जाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी की रेंज आ जाएगी 10⁻6 ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर के बीच में। मतलब आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर कहीं दिया है कि ये कोई भी वैल्यू दी है कि 10⁻⁻7 ओम मीटर है इसकी रेजिस्टिविटी, तो आप उसको देख के पता लगा सको कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कार्बन रेजिस्टर्स का कलर कोड आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं। इस साल वो CBSE ने उसको काट दिया है सिलेबस से, नहीं तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिससे कई प्रकार के क्वेश्चंस आते थे। अब हम देखेंगे कि कैरियर्स ऑफ करंट क्या होता है। करंट कैरियर क्या होता है, देखेंगे कि करंट कैरियर्स क्या होता है, ये कैरियर्स ऑफ करंट क्या होता है। तो हम देखते हैं, उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे जिससे हमको कुछ आइडिया लग सके कि क्या होता है। द चार्ज पार्टिकल विच बाय फ्लोइंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन सेट अप इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर। इसको मैं आप एक
आपको बताता हूँ क्या होता है। जब हम किसी करंट कैरियर की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कैसे कि वो करंट कैरियर है। जब उस किसी चार्ज पार्टिकल, जैसे ये कंडक्टर है, कुछ अच्छा नहीं बना, ड्राइंग कभी बिगड़ जाती है। ये कंडक्टर है, इसमें से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज के फ्लो करने से किसी एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन उसकी फिक्स हो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल के अंदर जो प्रेजेंट है चार्ज पार्टिकल, वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और उस एक डायरेक्शन में उनके फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट सेट होता है उसको हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी कि करंट कैरियर्स क्या होता है। करंट कैरियर्स वो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके एक डेफिनाइट डायरेक्शन में फ्लो की वजह से जो करंट सेट होता है उनको हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब हम देखेंगे कि why is that electrons carry currents in metal। ऐसा क्यों है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही करंट कैरी करते हैं मेटल्स में, ऐसा क्यों है। इन मेटल्स द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। इसका आंसर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देख रहे हैं तो इसका आंसर है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो पास पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ये मेटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास पैक होंगे, पास जो पास पैक होंगे उनकी वजह से पैक होते हैं। अब द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर क्लोज टू नेबरिंग एटम एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू देम। मतलब जो एक मेटल के अंदर हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम है वो एक दूसरे के बहुत पास है, और जब हम देख पाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के बहुत पास है, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो वो अटैच नहीं बसते एटम से। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैच नहीं रह पाता इससे और बाहर निकल जाता है और वो कूद जाता है। हो पर्टिकुलर एटम एक एटम से जुड़ नहीं पाता बट कैन होप, मतलब एक जगह से कूद जाता है। होप का मतलब कूदना होता है। फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पे कूद जाता है। एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द लेटिस मतलब नेटवर्क, और वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए पूरे नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क क्या है, उसमें नेटवर्क वो है जो कंडक्टर के अंदर जितना भी स्पेस इलेक्ट्रॉन जिसमें एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें पूरे में इधर से उधर मूव करने के लिए वो फ्री हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी मेटल में कंडक्शन के लिए। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है कि जो मेटल है उसके अंदर एटम्स पास पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से जो उनके लास्ट ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर एटम में अटैच नहीं रह पाते और वो एक एटम से दूसरे एटम में कूदते रहते हैं और पूरे लेटिस मतलब नेटवर्क में इधर उधर घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर मतलब मेटल में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे रिलैक्सेशन, टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होते हैं, हम उसको डिराइव करेंगे, वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ये तो एक फ्री का काम है। अगर नहीं करा तो एक बार आप एक बटन दबानी, आपको लाल कलर का जहाँ नीचे लिखा है सब्सक्राइब, उसके साइड में जब जैसे ही बटन दबाओगे तो एक ग्रे कलर की बेल आइकन आएगा, उसको दबाएं जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।